चलिए fine, now we are going to start another important chapter, lesson number 4, administrative laws. स्टार्ट करें. ओके, सबसे पहले समझते हैं, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, फर्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में भी, क्योंकि सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट. ओके, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सबसे पहले कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, ठीक है, ये लॉ के बारे में है, लॉ नहीं है. ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं लॉ की, तो जैसे बहुत सारे एक्ट होते हैं, अभी हम लोग लिमिटेशन एक्ट पढ़ा, कंपनीज एक्ट आप पढ़ते हैं, दे आर पर्टिकुलर एक्ट. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नो एक्ट, इसके अंदर सेक्शंस नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है. ये किस बारे में है? दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज. क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले तो कि लॉ बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट को ये पावर किसने दी है? वेरी गुड, पार्लियामेंट को ये पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव. सबको पता होगा 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेशन. ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जितनी भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स, ये सारी मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, ये कवर्ड होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में. उसके बाद होता है लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हुआ? लॉ मेकिंग. ठीक है, ऐसा डिपार्टमेंट यानी वो अथॉरिटीज जो कि लॉ बनाते हैं. और जुडिशियल का मतलब क्या हो गया? जजेस, कोर्ट्स. ठीक है, नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है लेजिस्लेशन को, यानी कि पार्लियामेंट को लॉ बनाने की. तो क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कैसा भी लॉ बना सकता है? कैसा लॉ नहीं बना सकता. देखिए, ओके, अंडरस्टैंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट से कहा कि आपके पास लॉ मेकिंग अथॉरिटी है और आपको लोगों के लिए लॉ बनाना है, और लोग वो लॉ फॉलो करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर दी है. जब ऐसी पावर पार्लियामेंट को दी गई तो ये देखा गया कि कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट ऐसे लॉज बना देता है जो कहीं ना कहीं अनफेयर होते हैं या अनजस्ट होते हैं. ठीक है, लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये जो लॉज है ये हमारे अधिकारों के अगेंस्ट है, या हमारे साथ अनजस्ट हो रहा है, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है. तो आपको नहीं लगता कि ऐसा भी होना चाहिए कि इस लॉ मेकिंग पावर पे भी एक चेक होनी चाहिए? अगर पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी लॉ बना लेगी जो उसका मन चाहेगा. मान लीजिए कल को इनकम टैक्स एक्ट ने, ठीक है, एक नया प्रोविजन आया और उन्होंने कहा कि नाउ द टैक्स रेट विल बी 90%. मतलब आप जो इनकम कमा रहे हो उसका 10% अपने पास रखो, इतना तो खा ही लोगे, 90% हमको दे दो. नाउ ऐसा लॉ अगर पार्लियामेंट ने बना दिया तो भाई लॉ है, फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अनजस्ट है, ये गलत है? ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि कोई लॉ अनजस्ट है तो आप क्या करेंगे? कहां जाएंगे? कोर्ट्स. इसका मतलब हम लोग पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं उनको चेक करने के लिए या उनको चैलेंज करने के लिए कहां जा सकते हैं? जुडिशरी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट है. ओके, जुडिशरी, जजेस जो होते हैं वो किसी लॉ के अंडर, मतलब किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते. ओके, अब आपने कोर्ट में केस किया और आपने किसी पर्टिकुलर लॉ को चैलेंज कर दिया कि भाई इस लॉ में जो दिया गया है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, या इस लॉ में जो दिया गया है वो अनजस्ट है या अनफेयर है. और अगर कोर्ट को ऐसा सही लगता है तो कोर्ट उस लॉ को उतने पार्ट के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब समझ गए? दैट मीन्स दैट पार्ट ऑफ लॉ इज नॉट वैलिड. ठीक है, इसका मतलब लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस पावर को आर्बिट्रली यूज कर सकते हैं. आर्बिट्रली समझ गए? जो मन चाहेगा जब मन चाहेगा लॉ बनाया जाए. इसका मतलब लॉ के ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है, चेक रखा गया है. लॉ मेकिंग अथॉरिटीज के ऊपर भी चेक रखा गया है कि वो अपनी डिस्क्रिशन ना यूज करें. डिस्क्रिशन समझ गए? मर्जी. ऐसा नहीं है कि आपके जो मन में आएगा आप लॉ बना दोगे और लोगों को वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा.
इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलरली यही पढ़ेंगे कि कैसे चेक रखा गया है इनकी पावर्स के ऊपर, हाउ कैन वी चैलेंज अगेंस्ट द लॉ। तो ये अपने आप में कोई एक्ट नहीं है, इसके कोई सेक्शंस नहीं है, इसके अंदर हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ेंगे जो ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट को सबसे पहले पावर दी गई है, लेकिन पार्लियामेंट अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि प्राइमरीली लॉ बनाने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का, लेकिन बहुत सारे इंटरनल मैटर्स होते हैं जिसके लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकती। अब इसके रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर कौन बना रहा है? वो इंटरनल अथॉरिटी। यानी पार्लियामेंट कई केसेस में अपनी पावर्स क्या कर देती है? डेलीगेट कर देती है। जैसे आपको एक एग्जांपल दें, पार्लियामेंट ने सीएस एक्ट तो बना दिया, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी का जो इंटरनल मैटर है, आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, चैप्टर क्या होने चाहिए, पेपर कितने घंटे का होना चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? आईसीएसआई। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कि भाई पार्लियामेंट ने तो लॉ बना दिया कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, और उस एक्ट में लिख दिया कि सीएस से रिलेटेड एग्जामिनेशन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यानी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा? आईसीएसआर। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें म्यूनिसिपल लॉज, म्यूनिसिपैलिटी सुना है आपने? किसी भी एरिया के जो लोकल रूल्स होते हैं, लोकल लॉज होते हैं। नाउ पार्लियामेंट के पास पावर थी लॉ बनाने की, लेकिन हर एरिया तक पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने उन लोकल लॉज को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? म्यूनिसिपैलिटी को, जिनको कहा जाता है म्यूनिसिपल लॉ। अगेन पार्लियामेंट ने अपनी पावर डेलीगेट करी, तो क्या ये जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं या आईसीएसआई है, क्या ये अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, मान लीजिए आईसीएसआई ने रूल बना दिया कि हमारे पास अधिकार है एग्जाम लेने का, तो हमने ये रूल बनाया कि 100 में से 99 इज द पासिंग मार्क्स। अब आप सोच रहे क्या यहीं से उठ के चले जाए? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन दिस बी द रूल? उन्होंने कहा 100 में से 99 भी छोड़ो, 90 भी पासिंग मार्क्स कर दिया ना उन्होंने, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब 40 पासिंग में 10-12 रिजल्ट आ रहा है परसेंट, है ना, 10-12% रिजल्ट आता है, तो ऐसा अनफेयर कोई कुछ ना करे, ये चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है, चेक रखा गया है लॉ मेकिंग अथॉरिटीज के ऊपर। तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दिस टॉक्स अबाउट द चेक ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। इस लाइन को समझो, चेक ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का मतलब लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो लॉ बना रहा है, उनकी पावर्स पे चेक रखा जा रहा है, उनकी पावर्स पे कंट्रोल रखा जा रहा है कि कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं बना रहे जो अनफेयर हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही देखेंगे कि हमारे पास क्या रेमेडीज हैं अगर कभी कोई पार्लियामेंट या कोई ऐसी अथॉरिटी ऐसा लॉ बनाती है जो लोगों के अगेंस्ट है, अनजस्ट है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या रेमेडीज है और कितनी तरह से चेक रखा गया है इन अथॉरिटीज के ऊपर। इज द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर? ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये लॉ है बट इसमें सेक्शन नहीं है, एक्ट कौन सा है, ये जनरल बातें बता रहे हैं कि किस किस तरह से चेक रखा जाएगा। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजों के बारे में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। व्हाट डू वी मीन बाय जुडिशियल प्रेसिडेंट्स? जुडिशियल प्रेसिडेंट समझते हो? प्रेसिडेंट्स मींस जुडिशियल डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट। कोर्ट जो जुडिशियल डिसीजंस देता है उनको भी लॉ मान लिया जाता है, आपको पता है? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, ये आपको पता है और ये वेल एस्टैब्लिश्ड रूल भी है। ये लॉ में लिखा था कि किसी केस में डिसाइड हुआ था? कौन सा केस था वो? सैल्मन वर्सेस सैल्मन, याद आया? प्राइमरीली इट वाज सैल्मन वर्सेस सैल्मन, फिर वो ली वर्सेस ली एंड बाकी केसेस भी थे। ठीक है, मेनली जो लैंडमार्क डिसीजन था वो सैल्मन वर्सेस सैल्मन था, जिसमें ये एस्टैब्लिश किया गया था कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कई बार जजेस जो डिसीजन दे देते हैं उन्हीं डिसीजंस को रूल मान लिया जाता है आगे के लिए। मतलब आगे कभी कोई ऐसा डिस्प्यूट होगा तो यही मान लिया जाएगा कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज डिसाइडेड इन द फेमस केस ऑफ सैल्मन वर्सेस सैल्मन। तो कई बार हम लोग जजेस के दिए हुए डिसीजंस को भी आगे के लिए लॉ मान लेते हैं, इनको कहा जाता है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। ओके, द डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट। अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में सब।
सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ दैट डील्स विद द पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं पर भी हम लोग स्टेट की बात करते हैं, कैन यू टेल मी स्टेट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये स्टेट राज्य नहीं है, ठीक है. जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट की डेफिनेशन डिफाइंड है गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है. गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, लोकल अथॉरिटी, सरकार से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज है उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? स्टेट. इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. अब देखो ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड मेक्स श्योर दैट इट डील्स फेयरली विद पब्लिक. कहने पावर तो दे दी गई पार्लियामेंट को, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि सब कुछ फेयर हो रहा है कि नहीं, जस्ट हो रहा है कि नहीं. देयर इज नो सिंगल, इस लाइन को मार्क करिए जरा, देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिकॉज इट मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट थ्योरिस्ट. कह रहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है. और अगर आप देखो नीचे इन्होंने 3 थ्योरिस्ट दिए हुए हैं. केनेथ है, एल्बर्ट वेन डाइसी हैं और आइवोर जेनिंग्स हैं, ठीक है. ये 3 लोग हैं. इन 3 लोगों ने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन दी हुई है. इसमें हम लोग एक एक लाइन मार्क कर लेंगे. मैक्सिमम क्वेश्चन देखो क्या पुटअप हो सकता है इस पोर्शन से, यही वाली लाइन देंगे. There is no single universal definition of administrative law. It means different things to different theorists. Comment. ठीक है. या इसी में ही कह देंगे explain. तो अगर वो ये लाइन देंगे तो क्या explain करना होगा आपको? Exactly. तीनों की definitions अलग अलग define करनी होगी, ठीक है. ज्यूरिस में आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत इंस्टीट्यूट पुटअप कर रहा है कि पूरे में से एक लाइन कहीं से उठा करके वो दे देगा, ठीक है. तो यू हैव टू बी वेरी श्योर. अब ये लाइन अगर आती है तो इसी लाइन को 4-5 बार मत समझा देना कि यस यू आर राइट, देयर आर मेनी डेफिनेशन, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ऐसे करके मत समझा देना. एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क इज, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अलग अलग थ्योरीज ने अलग अलग दिए, तो बताओ किसने क्या कहा है, ठीक है. तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको. देखिए केनेथ कल्प डेविस में इतना मार्क कर लीजिए. ही डिफाइंस इट as the law concerning the powers and procedures of administrative agencies, including especially the law governing judicial review of administrative action. कह रहे इन्होंने लॉ को बताया है पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज. ये जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं जैसे पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके पावर्स क्या है, इनके प्रोसीजर्स क्या है. और सबसे इंपॉर्टेंटली इन्होंने ले डाउन करा द रूल ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. जरा ये 2 शब्दों को समझिए. जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. पहले तो बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या हुआ? एक्शन टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या हुई? यही पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ठीक है. पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ने जो भी एक्शंस लिए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड रिव्यू? अगर हम आपसे कहें कि हम आपके काम को रिव्यू कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं, ठीक है. अब बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने जो भी एक्शंस लिए हैं, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं, उनको चेक किया जा रहा है. और उनको कौन चेक कर रहा है? जज. यही तो हम लोग कह रहे थे कि अगर किसी पार्लियामेंट ने, अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया तो ऐसा नहीं कि वो फुल एंड फाइनल है. उस रूल को चेक करेगा कौन? जजेस. तो अगर हमें किसी ऐसे रूल से प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं. कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा जुडिशियल रिव्यू की, और वो चेक करेगा कि जो लॉ इस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने बनाया है वो जस्ट एंड फेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है. एंड दिस इज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब ही यही है, जब हम चेक रख रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का. आर यू गेटिंग व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है इस चैप्टर में, समझना एक स्टेप थोड़ा आगे है, ठीक है. मतलब थोड़ा सा डीप है ये चैप्टर, तो इसलिए आराम से समझिएगा. जहां जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा. बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको समझ में आ गया. हम लोग इस चैप्टर में किसी लॉ को नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम लॉ को चेक कर रहे हैं, ठीक है. हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लॉ को कैसे चेक किया जा सकता है कि वो लॉ फेयर एंड जस्ट है कि नहीं है. ओके. इसके बाद सेकेंड वाले की मार्क कर लो, एल्बर्ट की. अकॉर्डिंग टू हिम
Administrative law relates to that portion of nation's legal system which determines the legal status and liabilities of state officials. Liabilities of state official, किसकी liability? Government. कह रहे गवर्नमेंट की liability की भी बात करेंगे हम लोग. Which defines the rights and liabilities of private individual in their dealings with public official, and which specifies the procedure by which those rights and liabilities are enforced. तो एक वर्ड इनके में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि जो डाइसी थे इन्होंने एक वर्ड इंपॉर्टेंट बोला था, जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक ऑफिशियल्स. ये इनका की वर्ड हो गया. जैसे यहां पर आपने ये मार्क करा था ना, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, वो थी केनेथ की डेफिनेशन. एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक ऑफिशियल. पब्लिक ऑफिशियल मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव बॉडीज कुछ कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं. हमारे पास एक अधिकार है कि हम उनके एक्शंस के अगेंस्ट केस स्टैब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज द सेकेंड थिंग. और तीसरे जो है इन्होंने देखिए क्या कहा, ही डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज अ लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअल मतलब समझते हैं मैनेजमेंट. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक ओवरऑल मैनेजमेंट, ये देखना कि हर इंसान सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दैट इज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. बस इतना मार्क कर लो. ये हम क्यों मार्क करा रहे हैं आपको समझ में आया? क्योंकि इस टॉपिक से जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो ये, आई थिंक ये ओल्ड में है क्या? फिर ठीक है, देखो एक क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो ये, देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है. अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग समझाई और इसका इलैबोरेशन अगर आ जाता है, अब हो सकता है यही लाइन क्वेश्चन में आ जाए, या हो सकता है वो पूछ ले व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस एज गिवन बाय द वेरियस थ्योरिस्ट. तो वो कुछ भी पूछते हैं. तो ये तीन लोग हैं, इनके अंदर का जो मेन की वर्ड है वो याद कर लेना, बाकी दो तीन लाइन आप अपने आप से भी लिख सकते हैं. क्लियर हो जाएगा? ठीक है, अगर इनका पूरा नाम ना याद हो तो पहला पहला ही याद कर लेना. हो जाएगा? डन. चलो अब आगे देखते हैं. नीड एंड सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. कह रहे हैं क्या जरूरत है इस लॉ की? द मॉडर्न स्टेट हैज 3 ऑर्गन्स. कह रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 ऑर्गन्स है. कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, ट्रेडिशनली किसका क्या काम था जरा देखो. लेजिस्लेचर वाज टास्क्ड विद द मेकिंग ऑफ लॉज. लेजिस्लेचर का काम था लॉ बनाना. एडमिनिस्ट्रेटिव का काम था ये देखना कि लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं. डू यू अंडरस्टैंड? लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कौन देखता है? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं. गवर्नमेंट ऑफिसर मतलब क्या चीज हो गई? एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मींस चेक रखना. तो देखो कह रहे हैं लेजिस्लेचर का मेन काम था मेकिंग ऑफ लॉज, एग्जीक्यूटिव का मेन काम था इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और जुडिशरी का मेन काम था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. ये देखना कि वो लॉ प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं, कहीं अनजस्ट ना हो रहा हो. तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन, 3 ऑर्गन्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव लॉ बना रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इंप्लीमेंट कर रहा था, और जुडिशरी उसको चेक कर रहा था. ठीक है, हाउएवर दिस ट्रेडिशनल डिमार्केशन. अच्छा, इतने सारे लॉ तो अभी तक आपने भी पढ़ लिए हैं. सीएस के बच्चे आई थिंक सबसे ज्यादा लॉज पढ़ते हैं, वैरायटी ऑफ लॉज पढ़ते हैं. इतने सारे लॉ पढ़ के आपका बेसिक क्या जजमेंट निकला? आपको लगता है ये सारे लॉज एडिक्वेट हैं या सही हैं या परफेक्ट हैं? ऐसा लगता है आपको? अगर परफेक्ट होते तो सबसे बड़ा जो एक हिंट है कि ये परफेक्ट नहीं है वो पता है क्या है? अमेंडमेंट्स. अगर लॉ एक बार में परफेक्ट बन जाता तो अमेंडमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती. और हमारे लॉ का सिस्टम तो आप देखते हैं, लॉ आता है उसके कुछ ही दिन के अंदर अमेंडमेंट शुरू हो जाती है. मतलब अभी बना ही था, मार्केट में उतरा ही था नया नया लॉ, और 2-4 दिन में आना शुरू हो गई उसकी अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट शो करती हैं दैट द लॉ वाज नॉट परफेक्ट. और वैसे भी इतने सारी चीजें हैं, लॉ को इतना सब कुछ कवर करना होता है. जैसे आपको याद होगा जो ओल्ड कंपनीज एक्ट था उसमें बहुत सारे सेक्शंस थे, वो बहुत वाइड था. फिर इतने साल लग गए. कितने साल लग गए? वो वाला कब था? 30 का. और ये वाला कब आया?
2013। अब सोचो कितने साल लग गए, आप सब जोड़ने लग गए, अरे रहने दो। इतने साल बेसिकली लग गए उस लॉ को नया लॉ बनाने में, और सोच के देखो उसमें कितने अमेंडमेंट्स थे। और आपको क्या लगता है कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट नहीं आते? उसमें कितने अमेंडमेंट आ चुके हैं। इसका मतलब इतने साल लग गए एक नया लॉ बनाने में, और वो नया लॉ भी परफेक्ट नहीं बना पाए, क्योंकि लॉज में इतने सारे लेक्यूनास होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर चेक रखा जाए। तो देखो लिखा है, द ट्रेडिशनल डिमार्केशन ऑफ रोल हैज बीन फाउंड वांटिंग इन मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ प्रेजेंट एरा। कह रहे जिसको जो काम दिया था वो कर नहीं रहा है ना। जैसे आपको जो काम दिया जाता है आप करते हैं, नोट्स बनाए हैं सबने। हम ऐसे पूछने नहीं वाले थे, ये लाइन आई तो हमें याद आया कि पूछ ले। सबके ज्यूरिस के रजिस्टर बन गए, लाए हैं, नोट्स बन रहे हैं ना सबके। चलो लाओ ना लाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, पक्का? ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये 3 ऑर्गन्स थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। इनको अलग अलग काम दिए गए थे, लेकिन तीनों अपना काम नहीं कर पा रहे थे। सोचिए क्या, लेजिस्लेचर प्रॉपर लॉ नहीं बना पाया कभी। कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें कभी कोई अमेंडमेंट ना हुई हो, एंड अमेंडमेंट ऑब्वियसली शोज दैट देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन द लॉ। लेजिस्लेचर लॉ बना नहीं पाए, एडमिनिस्ट्रेटर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आप सोचिए देखिए, सारे लॉ अगर प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे होते तो आपको लगता है हमारे देश में कोई गलत काम हो रहा होता? हर चीज पे तो लॉ है, ठीक है। एंड जुडिशरी डिसीजंस में इतना टाइम लगा देता है कि उसकी प्रॉपर जजमेंट ही नहीं हो पाती। तो ये कह रहे हैं सबको सबका रोल तो दिया गया था, लेकिन सब लोग अपना अपना रोल नहीं कर पा रहे थे। दिस ट्रेडिशनल डिमार्केशन ऑफ रोल हैज बीन फाउंड वांटिंग इन मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ प्रेजेंट एरा। देखो क्या हुआ, कह रहे लेजिस्लेचर इज अनेबल टू कम अप विद रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेजिस्लेशन। कह रहे जो लेजिस्लेचर था वो ना क्वालिटी अच्छी दे पा रहा है ना क्वांटिटी। मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ विच थिंग? लॉ। ये एक्ट ना बहुत अच्छा है, मतलब ब्यूटीफुल लाइंस हैं इसकी। एक्ट नहीं है बट जो भी लाइंस है ना इसमें बहुत अच्छी, इतनी इन डेप्थ लाइन है, पता नहीं आपको मजा आएगा कि नहीं, बट आई रियली एंजॉय। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसकी लाइंस अगर आप एक्चुअली समझेंगे ना, अभी आगे बहुत कुछ है इसमें, तो यू लिटरली फील कि कितनी इन डेप्थ है। तो थोड़ी देर के लिए जब तक ये चैप्टर चले ये भूल जाना कि एग्जाम होना है, बस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना, इसकी डेप्थ समझना। और अगर आपको लॉ अच्छी लगती है, पता नहीं लगती है कि नहीं, तो आप यू विल लिटरली एंजॉय दिस चैप्टर। लॉ अच्छी लगती है कि सिर्फ सब्जेक्ट है इसलिए पढ़ रहे हो? पक्का? देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे क्वालिटी एंड क्वांटिटी। किस चीज की क्वालिटी एंड क्वांटिटी? लॉ की। कह रहे जितनी क्वालिटी चाहिए थी लॉ की, ना उस क्वालिटी के लॉ बन पा रहे, और जितनी क्वांटिटी चाहिए थी उतनी क्वांटिटी भी नहीं बना पा रहे। आई एग्री, आपको इस चीज से डिसएग्रीमेंट है ना? आप डिसएग्री करें, आप कह रहे नहीं जितनी क्वांटिटी बहुत है, और लॉ बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लॉ बना तो दोगे, फॉलो तुमसे हो नहीं पाएगा, हमारे कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, है ना? बट रियलिटी में अगर आप सोचो, अपने कोर्स को 1 मिनट साइड में रख के, जितने हमारे देश में इश्यूज हैं, आपको नहीं लगता उतने लॉ नहीं है? इश्यूज ज्यादा हैं, लॉ कम है, ठीक है, फाइन। आप देखो ना, जब हमारे देश में लॉ कैसे बनता है पता है? पहले इशू अराइज होता है, फिर उस पर लॉ बनता है। ओके, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम आना शुरू हुई, रियल एस्टेट पे लॉ बनाया। बेनामी नाम का कुछ नहीं था दुनिया के अंदर, बेनामी की धोखाधड़ी शुरू हुई, बेनामी का लॉ बना दिया। लोगों ने 2 नंबर का पैसा कमाना शुरू करा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना दिया। तो जब इशू अराइज होता है ना, तब हमारे यहाँ लॉ बनता है उसके ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी लॉ नहीं बना पाया, बिकॉज उसके पास भी लिमिटेशंस हैं। कह रहे हैं टाइम का लिमिटेशन है, टेक्निकल नेचर ऑफ लेजिस्लेशन है, रिजिडिटी ऑफ देयर एनैक्टमेंट है। कह रहे हैं हर चीज में तो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है सामने। लॉ कोई सेक्शन अपना रखना चाहता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हो जाता है, ये देखना पड़ जाता है कि मेरा ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। तो लिमिट हो गया ना। आप सोचो, आप लॉ मेकर हो, आपको लॉ बनाना है, आप जब भी कोई सेक्शन डालना चाह रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लॉ मेकर हैं और हम चाहते हैं CS के बच्चों के लिए लॉ बनाए, तो हमने कहा इनकी भलाई के लिए लॉ ये बनाना है कि 6 महीना जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम इनको यहीं रखेंगे, ठीक है, यहीं रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, कैसे नहीं पढ़ाई करेंगे, अपने आप पढ़ाई करेंगे। है आपका बेटरमेंट। जैसे ही हमने ये लॉ को प्रपोज किया, आपने कहा राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, यही तो बोलोगे। जैसे ही आपने बोला राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, हम चुप।
क्यों? क्योंकि लॉ कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लिमिटेशन है लॉ की, लॉ मेकर की। वो बनाना तो चाहता है लेकिन वो बना नहीं पा रहा है, क्योंकि हर चीज में वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अधिकार दिए हुए हैं ना, वो सामने आ जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बन पाते हैं। ओके आगे कह रहे हैं, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू जुडिशरी इज टेक्निकल। कह रहे हैं अब जुडिशरी, ये तो कह दिया कि हाँ ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो जुडिशरी के पास चले जाओ, बट जुडिशरी वाला कह रहे टेक्निकल है, एक्सपेंसिव है और डायलेटरी है। टेक्निकल क्यों है? क्योंकि हर कोई केस नहीं लड़ सकता। टेक्निकलिटीज, यू कैन नॉट फाइट अ केस विदाउट अ लॉयर। आप जा ही पहुंच ही नहीं पाओगे। अलाउड है, आप अपना केस लड़ सकते हो, लेकिन केस लड़ने में जितने पॉइंट्स चाहिए ना टेक्निकल, वो आप ला ही नहीं पाओगे। मतलब आप ले आओगे, आप सीएस के बच्चे हो, आप लॉयर हो, ठीक है, लेकिन एक कॉमन मैन आपको लगता है अपना केस फाइट कर सकता है? पहला प्रॉब्लम टेक्निकल है। दूसरा हो सकता है प्रॉब्लम 100 रुपए की हो, लग जाए हमारे 150, ठीक है, एक्सपेंसिव है। और डायलेटरी समझ गए, स्लो, इंसान ऊपर चला जाता है, केस का डिसीजन नहीं आता। ये रियलिटी है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि इंसान लड़ते लड़ते ऊपर चला गया, उसका दूसरा जन्म हो गया, वो खुशी खुशी रहने लगा। यहां केस का डिसीजन नहीं आया क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है। तो अगर आप टेक्निकली देखो ना, लॉ लेजिस्लेशन ना अपना काम ठीक से कर पा रहा है और ना जुडिशरी, ठीक है। इन सब को देखते हुए, इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या आया? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। दिस हैज लेड टू, कह रहे इन्हीं सब चीजों की वजह से, ऑल परवेसिव प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द लाइफ ऑफ मॉडर्न सिटीजन। इन सच अ कॉन्टेक्स्ट A study of administrative law assumes great significance। कह रहे हैं इन सब चीजों की वजह से हमें एडमिनिस्ट्रेशन लॉ देखना है, हमें ये देखना है कि इनके ऊपर चेक कैसे रखा जाए। नाउ द एम्बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वाइड। 3 चीजें हैं जो इसके अंदर कवर होंगी। फर्स्ट, इट मेक्स पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है। इट एग्जीक्यूट्स, एडमिनिस्टर एंड एडजुडिकेट द लॉ। What do we mean? ये लाइन देखो कितना अच्छा शब्द है, adjudicating the law। किस चीज का एडजुडिकेशन हो रहा है? लॉ का। मतलब समझ रहे हो? अगर सिंपल भाषा में बोले, किस चीज पे केस चल रहा है? लॉ पे, कि लॉ सही है कि नहीं। हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं लॉ के अंदर? एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टी, कि उसका केस चल रहा है, कि वो बंदा सही है कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इज अ एडजुडिकेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ पे केस चल रहा है कि वो लॉ सही है कि नहीं। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अच्छी लाइन है कि नहीं है? हालांकि आपकी शक्लें देख के ऐसा कुछ खास मजा आ नहीं रही है, आप ही को मजा आ रही है, आप ही एंजॉय करे जा रहे हो। आगे कह रहे हैं, इट एक्सरसाइजेस लेजिस्लेटिव पावर एंड इशूज रूल्स, बायलॉज एंड ऑर्डर्स ऑफ अ जनरल नेचर। कह रहे हैं रूल्स इशू करता है, रेगुलेशंस इशू करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आगे देखिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में मार्क कर लेना, बल्कि एक और पैराग्राफ बाद, द गोल ऑफ, ये मार्क कर लो, इससे क्लियर होगा। द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल इज नॉट एट रिसीविंग एंड। इंडिविजुअल इज नॉट एट रिसीविंग एंड, समझे? आप रिसीविंग एंड पे नहीं है कि पार्लियामेंट का जो बन चाहेगा वो रूल बनाएगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू ऑल्सो हैव सम पावर्स, और यही पावर्स कहां दी हुई है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, लेकिन ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, ये कौन बता रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से तो आपको पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये ऑब्जेक्टिव है कि इंडिविजुअल रिसीविंग एंड पे ना हो ऑफ स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। आगे देखो क्या लिखा है, एंड इन केसेस वेयर इंडिविजुअल इज अग्रीव्ड by any action of administration। पहले बताओ, individual is aggrieved, what do we mean by the word aggrieved? aggrieved सुना है कभी? aggrieved party मतलब पीड़ित पार्टी, ठीक है, जो परेशान रहता है हमेशा। जैसे aggrieved students परेशान ही है ना? तो ये कह रहे हैं, where individual is aggrieved by any action of administration, he or she can get it redressed। आप aggrieved है किस चीज से?
आप अग्रीव्ड हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से, गवर्नमेंट के किसी एक्शन से आप अग्रीव्ड हैं, तो आपके पास पावर है कि आप उसका क्या करवा ले, रिड्रेसल। ओके फाइन, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल लिखा है उन्होंने, देयर आर मेनी एरियाज ऑफ लॉ वेयर इकोनॉमिक स्टेक ऑफ पब्लिक आर इन्वॉल्व। In these areas, offender find new ways of non-compliance to gain unjust enrichment. अब देखो ये बात ना दोनों तरफ से है, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि गलत काम होते हैं इसलिए लॉ बनता है, ठीक है। इसी लाइन को अब हम जो बोलेंगे उसको भी आप अग्री करोगे, इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं इसलिए गलत काम होता है। सोच के देखो, इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो आप अग्री करोगे। अगर लॉज इतने स्ट्रिक्ट ना हो, अगर लॉज में इतनी स्ट्रिंजेंसी ना हो, तो शायद उतनी गलत काम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स इतना ज्यादा है तभी लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं। अगर टैक्स उतना ना हो तो इंसान प्रॉपरली दे देगा कि ठीक है आप 100 रुपए में से 1 रुपए मांग रहे हो ले लो, लेकिन वो ये कहते हैं कि इनकम पे भी दो, फिर तुम पेंसिल खरीद रहे हो उस पे भी दो, पेंसिल रखने के लिए बॉक्स खरीद रहे हो उस पे भी दो, उसके बाद जो बचा कुचा के घर ले जाओ इनकम उस पे भी दो, घर का किराया आ रहा है उस पे भी दो, मतलब हर चीज पे तो दे ही रहे हो ना। जिस पे सामने सामने मांग रहे हो उसमें सामने मांग लेते हैं, जिसमें छिपके मांगना है छिपके मांग लेते हैं। मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसपे सामने सामने मुंह पे मांग रहे हैं कि इनकम में इतना इतना मैं दे दो, दैट इज सामने सामने डायरेक्ट टैक्स। और जिसमें कह रहे हैं हम ले रहे हैं तुम्हें फील भी ना हो, इवन अ टॉफी विच यू आर परचेजिंग ऑफ 1 रुपीज, वो भी टैक्स इंक्लूसिव है, उसमें भी सरकार ले रही है। तो सरकार का हर्ज, वो कह रहे हैं तुम कदम रखो जमीन पे। एक्चुअली आप हाईवे पे जाइए, रोड टैक्स टोल देते हो, ठीक है, ये जितने आप रोड्स के हैं इसके म्यूनिसिपल टैक्सेस, हाउस टैक्स, घर आपका लेकिन टैक्स सरकार, पानी आ रहा है आपके घर में, वाटर टैक्स, हर चीज का। तो पानी नहीं आ रहा है, कैसे फिर होगा बेटा आप बताओ, पानी नहीं आ रहा है, घर के काम वाम रुक गए होंगे, बर्तन वर्तन पड़े होंगे, है ना, नहाना वहाना सबका रुका होगा। नहीं यही डिस्कस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आध बच्चा और बोलेगा अब क्या बताएं हमारी तो बत्ती नहीं आ रही कल से, गर्मी में बैठे हुए, पंचायती बहुत है। अच्छा वो ये भी नहीं बोल रहा है, यही डिस्कस कर ले, छोड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या करेंगे, पानी का करेंगे जो करेंगे। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट क्योंकि इतने टैक्सेस हैं इसलिए कई बार हमें चोरी करनी पड़ती है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज लीगल, बट आई एम टेलिंग, अपनी बात नहीं बता रहे, आई एम टेलिंग अबाउट द पीपल। लोगों को ऐसा लगता है कि इतना अनजस्ट है, बल्कि अगर आप किसी से पूछोगे, जो लोग टैक्स प्लानिंग भी करवाते हैं ना, अगर आप उनसे पूछोगे भी तो वो यही कहेंगे क्या करें, सारा तो सरकार ही लिए जा रही है, तो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है, क्योंकि लॉ इतने स्ट्रिंजेंट है। आप देखिए ना, लॉ में जो जो प्रोविजन लिखे हैं उससे बचने का तरीका ढूंढ लिया जाता है। ओके देखो वही लाइन लिखी है, ऑफेंडर्स फाइंड न्यू वेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। न्यू वेज ऑफ नॉन कंप्लायंस समझ गए, हर बार नया नया तरीका ढूंढते हैं नॉन कंप्लायंस का, टू गेन अनजस्ट एनरिचमेंट। अपना फायदा कैसा उसके लिए नए तरीका ढूंढते हैं। और क्या आप बता सकते हो इस चीज में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? CACS पब्लिकली बोल रहे हैं, बट दैट्स द ट्रूथ, ठीक है, ओपनली बोल दिया हमने, बट दैट्स द ट्रूथ। प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग कौन कर रहा है? CA तो कर रहा है। कंपनी को कैसे लॉ से बचाना है कौन डिसाइड कर रहा है? CS। दैट्स द ट्रूथ, सच्चाई यही है। अब कहते हैं हम लोग ये हैं कि भाई आप ये देख रहे हो कि नॉन कंप्लायंस ना हो, ये ना हो। सी आई एम वेरी ब्लंट इन सेइंग दैट, आई ऑलवेज से दैट। हमको बोला भी जाता है ऐसा सबके सामने मत बोलो, बीइंग फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, बट देन आई से इट। देखो होता यही है, रूल यही है। आप काम क्या है CS का, ये देखना कि नॉन कंप्लायंस ना हो। CA का काम क्या है, ये देखना नॉन कंप्लायंस ना हो। बट एक्चुअली वो अपने क्लाइंट्स को क्या बताते हैं कि तुम्हारा भी भला हो जाए और हमारा नहीं। आप लोग अपने भले के ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो क्लाइंट से ये कहते हैं कि तुम जो करना चाह रहे हो वो भी हो जाए और सरकार की तरफ से कोई नॉन कंप्लायंस भी ना दिखे। दिस इज हाउ द कंट्री वर्क्स। ये सच्चाई है, कोई कुछ भी कहे।
अगर हम लोग ये कहते हैं कि CA जो है वो गलती पकड़ के रिपोर्ट कर देते हैं, आपको नहीं लगता क्लाइंट भाग जाएगा? दैट्स द फैक्ट। तो वो करते क्या है, दैट इज व्हाट इज, इसको टैक्स में हम लोग वर्ड देते हैं टैक्स प्लानिंग। हाँ, आप पूछना सर से, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस अलग अलग शब्द हैं, मतलब सिस्टमैटिकली चोरी करो तो टैक्स प्लानिंग है। ओके, तो अब हो क्या रहा है कि इसी चीज में जो प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं या CA हैं या CS हैं जो इस फील्ड के हैं, वो ऐसा तरीका ढूंढते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो कर दिया जाए, आप सबको छोड़िए, अगर आप स्ट्रिक्टली मोटर व्हीकल एक्ट फॉलो कर लेना, आप रोड पे चल नहीं सकते हैं। इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, यू कैन नॉट फॉलो। किसी दिन पलट के देखिए मोटर व्हीकल्स आए, कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पर? प्लेन का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पूछ रहे, स्कूटी का ही बता दो। अच्छा चलो, कितने लोगों के पास लाइसेंस है? वेरी गुड। कितने लोग स्कूटी चलाते हैं? सी, दिस इज द फर्स्ट रियलिटी, ठीक है। 2 लोगों के पास लाइसेंस है और इतने लोग चलाना आता है। यही क्लास हमें पब्लिक करनी, सब क्या बोले हम, ठीक है। जो 2 लोगों के पास लाइसेंस है, हैव यू परफॉर्म्ड ऑल द टेस्ट? नो नो नो। एक पिक्चर है, सेल्फी एक पिक्चर अभी आई थी, ठीक है, आपको पता होगा। हाँ, फ्लॉप हो गई, हमने नहीं पैसा लगाया, प्रभु हमें बख्श दो। क्यों बता रहे हैं हम, उसमें रोड के जो ड्राइविंग का टेस्ट होता है ना, उसका एक्चुअल प्रोसीजर्स दिए हुए हैं कि पहले एक ओरल टेस्ट होता है, ठीक है, रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका टेस्ट होता है जो चलवा के देखा जाता है पूरा स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से। एग्जैक्टली जितना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, क्या उतना स्ट्रिक्ट होता है? अगर हो ना तो इतने लोगों को लाइसेंस ना मिले। रिटन में तो दिया है बेटा, बहुत बहुत रूल्स होते हैं उसमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि आजकल सिस्टम क्या है कि उसका तरीका निकाल लिया जाता है कि भाई इस तरीके से हम लोग ये कर ले। अगेन द पॉइंट इज व्हाट, कि जितनी स्ट्रिक्ट लॉज हैं, अगर इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो हो जाए तो फिर लॉ का कंप्लायंस हो सकता है, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते। जितने रूल्स रेगुलेशंस है, हेलमेट पहन के चलना है, टेक्निकली पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना है, हमारे आगे वाला ही लगा ले, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बट इसीलिए अब देखो इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, इसलिए आप उससे बचने का तरीका ढूंढते हैं। कम बैक टू द चैप्टर, आप खो गए वही, जो पॉइंट समझ रहे थे उसको समझने की कोशिश करो। दोनों बातें हैं, लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम उससे बचने का तरीका ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है, और हम गलत करते हैं इसलिए लॉ बन जाते हैं। ये दोनों बातें एब्सोल्युटली राइट है। देखो वही लाइन लिखी है यहाँ पर, ऑफेंडर फाइंड न्यू वेज ऑफ नॉन कंप्लायंस टू गेन अनजस्ट एनरिचमेंट, अपना फायदा करने के लिए। Therefore, it is very difficult to Parliament to provide a comprehensive law. अब लॉ बनाया, उससे बचने का आपने तरीका ढूंढा, उसके बचने का जो आपने तरीका ढूंढा है, उसके लिए नया लॉ बनाया जो क्या आ जाती है, अमेंडमेंट। अब समझ में आया सिनेरियो कैसे बनता है? फिर उस अमेंडमेंट से बचने के लिए फिर दिमाग लगाया प्रोफेशनल्स ने, ठीक है, फिर लॉ ने कहा अच्छा ये भी तरीका ढूंढ लिया, ये लॉ अमेंडमेंट, नई डेफिनेशन ऐड हो गई। इस तरह से कभी कोई फिक्स्ड लॉ बन ही नहीं पा रहा है। All the aspect due to paucity of time and dynamic nature of these law. So, the parliament delegates the power. ये हम आपको बता रहे थे जिसको हम लोग कहते हैं delegated legislation. इतने सारे लॉ हैं और उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि लॉ को डेलीगेट करना पड़ता है, और इसी को क्या कहा जाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जैसे देखिए, ये आपने देखा भी होगा, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट, सेबी। अब जैसे सेबी से कहा गया कि भैया सेबी जो सिक्योरिटीज मार्केट के रूल्स है इंटरनल, वो तुम बना लो, ठीक है। आप देखिए हर चीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए वो सेबी के हिसाब से होने चाहिए। सेबी थोड़ी ना कोई लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। सेबी क्या है? सेबी तो एक बोर्ड है, एक बॉडी है, सेबी थोड़ी लेजिस्लेचर है। लेकिन सेबी से एक आ गया, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो रूल्स है वो गवर्नमेंट बनाएगी तुमसे कंसल्ट करके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। Okay, so powers of Securities and Exchange Board of India to make regulations under the SEBI Act may be seen as good examples of delegated legislation, that is administrative law. अब देखो इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्जाम के लिए, सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कह रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है या लॉ के ऊपर चेक रखा जाएगा, ये कहां दिए हैं इसके इंस्टेंसेस। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। एक्ट एंड स्टैट्यूट्स भी ये पावर देते हैं कि चेक हो सके।
आप समझिए एक्ट एंड स्टैट्यूट का एक एग्जांपल अगर हम आपको दें, कितने एक्ट होते हैं, बल्कि हर एक्ट में ये लिखा होता है कि एडजुडिकेटरी अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो आप अपील फाइल करें। आपको नहीं लगता ये एक तरीके का चेक ही तो है? अगर ये चीज ना होती, इसका मतलब क्या होता पता है कि एडजुडिकेटरी अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया वो फुल एंड फाइनल है। लेकिन अगर आप अग्रीव्ड हैं, अगर आपको एनी हाउ फील होता है कि वो गलत है, देन यू कैन फाइल अ अपील। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्ट एंड स्टैट्यूट। थर्ड, ऑर्डिनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन। हु कैन टेल मी व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस क्या होता है? सुना होगा सबने। एब्सोल्युटली। ऑर्डिनेंस को अगर हम शॉर्ट में बोले, इट इज अ टेम्पररी लॉ। टेम्पररी लॉ का मतलब समझ गए? नॉर्मली लॉ कैसे बनता है? When both the houses are in session. Both the houses, कौन सा घर? आपका और आपके फ्रेंड का? नहीं, आपका और आपके फ्रेंड का, both the houses। कौन से हाउसेस? लोकसभा एंड राज्यसभा। जब दोनों सेशन में होते हैं तब लॉ बनाते हैं, प्रपोज करते हैं लॉ, और फाइनली उसको परमिशन किसकी मिलती है? प्रेसिडेंट की। ऐसे लॉ बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं होते हैं तो प्रेसिडेंट को टेम्पररी लॉ बनाना पड़ता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। ऐसे टेम्पररी लॉ को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस। तो ये कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंसेस हैं जिसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात कही गई है। एंड फाइनली फोर्थ वन इज जुडिशियल डिसीजन। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें केस का जो डिसीजन है उसी को आगे के लिए क्या मान लिया जाएगा? लॉ। अब एक एक करके इनको रीड करते हैं। फर्स्ट, Constitution of India, it is the primary source of administrative law. Article 73 of the Constitution provides that executive power of the Union shall extend to matters with respect to which Parliament has a power to make law. इसका एग्जाम्पल देखो जो दिया है बगल में, ये ओल्ड में है क्या? मतलब ये बॉक्स है ओल्ड में? किसकी बुक में नहीं है? सबके बुक में है ना? वेरी ओल्ड में नहीं है शायद ना। हाँ नहीं, ये पहले नहीं था, ये थोड़ा नया ऐड हुआ है, बट अगर आपके पास अमेंडेड बुक है, वेल एंड गुड। एग्जाम्पल देखो जो ब्लॉक पे लिखा है, आर्टिकल 318 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president and the governor to make regulations with respect to number of members और staff of commission and their conditions of service। कह रहे कई ऐसे मैटर्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। ओके इस तरह एक्ट एंड स्टैट्यूट, एक्ट्स पास बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन, सोशल ग्रोथ, कैरी ऑन वेरियस टास्क नेसेसरी फॉर इट। These act list the responsibilities of the administration, limit their power in certain respect and provide for grievance redressal mechanism। बहुत सारे एक्ट होते हैं, बल्कि हर एक्ट में ये ग्रेवियंस रिड्रेसल का एक पॉइंट जरूर होता है कि अगर आप डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। आप देखिए अपीलेट प्रोविजन आपको हर लॉ में मिल जाएंगे, ठीक है। एनसीएलटी, कंपनी लॉ में आपको एनसीएलटी मिल जाएगा, ठीक है। हर जगह अपीलेट प्रोविजंस मिलेंगे। एपिलेट प्रोविजंस का मतलब ही यही हो गया कि आप चेक रख सकते हैं आपके ऊपर जो एक्शन लिया गया। थर्ड इज ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस आर इशूड व्हेन देयर आर अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स एंड द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन एंड देयरफॉर कैन नॉट मेक लॉ। ऑर्डिनेंसेस अलाउ एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू डील विद सच डेवलपमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स are issued by the executive in exercise of powers granted under various act। तो ये कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंसेस भी होते हैं जब प्रेसिडेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, जब प्रेसिडेंट को लॉ बनाना पड़ता है। इसका मतलब अगेन प्रेसिडेंट भी तो देखा जाए एक चेक रख रहा है किसके ऊपर? लॉ मेकिंग अथॉरिटीज के ऊपर। एंड द फोर्थ इज जुडिशियल डिसीजन। जुडिशरी इज द फाइनल आर्बिट्रर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। आर्बिट्रर कौन होता है? आर्बिट्रेटर सुना है कौन होता है? कौन होता है आर्बिट्रेटर? जो किसी डिस्प्यूट को सेटल करता है, ठीक है। देखिए, जुडिशरी इज द फाइनल आर्बिट्रर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट और बिटवीन द सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन इंडिया वी हैव द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट इट। इसका एग्जाम्पल देखो बगल में लिखा है, Article 141 provides that law declared by Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। मतलब समझे,
अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो बताओ हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट डू वी मीन बाय बाइंडिंग? उसको करने दो ना अपना काम, तुम लोग अपना करो। वो बोल रहा है आपसे कुछ, जो अपना पढ़ रहे हो अपना पढ़ो, उसका थोड़ी एग्जाम है। बताओ, उसने फीस दी, वो पढ़ रहा है। आप बताओ, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा कि परसुएसिव होगा? व्हाट डू वी मीन बाय परसुएसिव? मेरी बातें आपके ऊपर बाइंडिंग होती है कि परसुएसिव होती है? हाँ हाँ, बड़ा बाइंडिंग। समझ आप गए हो तभी हंस रहे हो। डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एंड परसुएसिव समझ गए? बाइंडिंग मीन्स कंपल्सरली टू बी फॉलोड, परसुएसिव मतलब मन हो तो फॉलो करो, मन हो तो फॉलो ना करो। ठीक है? ओके, दिस शोज योर लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। पढ़ने वाले बच्चों को ये सब चीजें दिखती नहीं है, आपका दिमाग पढ़ाई तो साइड में है, यही दिख रहा है। चलो, ये 4 थे हमारे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब आइए रूल ऑफ लॉ, ये सबकी बुक में है, ये टॉपिक इसकी बुक में नहीं है। रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? ओल्ड वाले बच्चों में अगर ये टॉपिक ना हो तो जो आपके बुक में है बस उतना ही करना, इस टॉपिक में कुछ कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, इस चैप्टर में। ओके, देखिए, रूल ऑफ लॉ एज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, ही डिराइव्ड दिस टर्म फ्रॉम फ्रेंच प्रिंसिपल, मार्क कर लीजिए, ला प्रिंसिपल डी लेगेलाइट, व्हिच मींस, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। इट स्टेट्स दैट गवर्नमेंट शुड बी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ इंडिविजुअल। मार्क करिए, इंपॉर्टेंट। न्यू में है इसलिए हो सकता है आने के चांसेस है, न्यू में, ओल्ड में तो शायद नहीं आएगा। इसका मतलब देखिए क्या है, रूल ऑफ लॉ, द गवर्नमेंट शुड फॉलो द रूल ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ इंडिविजुअल। हमारा देश इंडिविजुअल के हिसाब से चलेगा या लॉ के हिसाब से चलेगा? मतलब गवर्नमेंट, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें तो हमारे देश में वो होगा जो लॉ में लिखा है या वो होगा जो मोदी जी कहेंगे? वो बात अलग है, मोदी जी वही कहेंगे जो लॉ में लिखा है। अगर मान लीजिए मोदी जी ने कुछ ऐसा कहा जो लॉ में नहीं लिखा है, तो हम मोदी जी को फॉलो करेंगे कि लॉ को फॉलो करेंगे? अब समझो लाइन क्या लिखी है, द गवर्नमेंट शुड बी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ इंडिविजुअल। वी डोंट हैव टू फॉलो एनी इंडिविजुअल। पहले के टाइम पे या अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहां रूल ऑफ इंडिविजुअल चलता है, किंग वाला राज जहां चलता है, जहां लॉ नहीं होते, ठीक है, बट हमारे देश में किंग वाला रूल नहीं है, ठीक है, हमारे देश में हर इंसान अपने आप को किंग समझता है ना। इन आवर कंट्री देयर इज नो वन किंग, है ना, हम खुद ही राजा हैं, मम्मी बचपन से राजा बेटा बोलती हैं। Any dictator, monarch or one particular person should not govern the functioning of any nation. पूरे देश में क्या हो रहा है, ये कोई एक पर्सन गवर्न नहीं करेगा, that is to be governed by the rule of law. Dicey was highly influenced by the French concept of administrative law. बल्कि ये पैराग्राफ छोड़ के नेक्स्ट वाले में मार्क कर लो, 3 मेजर प्रिंसिपल्स। डाइसी ने एक बुक लिखी थी रूल ऑफ लॉ, उसके 3 मेजर प्रिंसिपल्स थे, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। सबसे पहले तो हमको बताओ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम, सबसे ऊपर कौन है? लॉ। सुप्रीमेसी मींस द सुप्रीम पावर, ओके, it means that ordinary or regular laws shall remain supreme. Second is equality before law. What is this? Law की नजरों में सब equal माने जाएंगे. According to Dicey, all classes must be equally subject to ordinary law of land as administered by ordinary law courts. And third is predominance of legal spirit. ये मार्क कर लीजिए, legal spirit refers to जुडिशियल प्रेसिडेंस अपॉन एनी डिस्प्यूट। कह रहे कोई डिस्प्यूट रेज हुई, उस डिस्प्यूट को हम जज के पास लेके गए, अब जज ने जो डिसीजन दिया है वो लीगल स्पिरिट में दिया है, टेक्निकली दैट इज नॉट लॉ, बट दैट हैज टू बी फॉलोड विद द प्योरिटी ऑफ लॉ। सोचो हमने लाइन क्या बोली, टेक्निकली दैट इज नॉट लॉ, द डिसीजन गिवन बाय द जज इज नॉट लॉ, क्योंकि लॉ हमारे यहाँ कैसे बनता है? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से। So the decision given by the judge is not law, but that has to be followed with the purity of law. उसको फॉलो उतना ही किया जाएगा जैसे लॉ को किया जाता। इसको कहा जाता है लीगल स्पिरिट।
ठीक है। लीगल स्पिरिट रेफर्स टू जुडिशियल प्रेसिडेंट अपॉन एनी डिस्प्यूट raised by any individual. The judgment given in any case will be the legal spirit of that particular case. इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम जो आती है वो ये कि ये समझ में पूरा आता है, बट क्योंकि ये इतना इन डेप्थ है तो कई बार अंदर अंदर समझते समझते हमारे दिमाग से एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू हटने लग जाता है। हमारे माइंड से ये स्किप हो जाता है कि एग्जाम में क्या आ सकता है या एग्जाम में कैसे पढ़ना है। दिस इज अ टाइप ऑफ स्टोरी जैसा चलता रहता है, बहुत इन डेप्थ है। अगर समझ में आता है तो स्टोरी जैसा चलता रहता है, नहीं तो बाउंस होता चला जाता है। ठीक है, या तो ये चैप्टर समझ आता है या तो नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको छोड़ के जाते हैं। अगर आपके स्किप हो गया, अगर आपको समझ ही नहीं आया कि है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं, तो आपको पहली बात समझ में आई कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ चेक ऑन लॉ, इसलिए आपको सब समझ में आता जा रहा है। अगर इतनी बात नहीं समझ में आएगी ना तो ये पूरा चैप्टर बाउंस हो जाएगा। ओके, अब दूसरी बात, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इतना डीप जाते चले जाते हो, फिर आप कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशन वाली चीज ना हट जाती है कि क्या पूछा जा सकता है। इसीलिए हम टाइम टू टाइम आपको बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इस अगर पर्टिकुलर इसके पहले वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। 4 सोर्सेज थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेंशन कहां कहां दिया हुआ है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सेकेंड एक्ट एंड स्टैट्यूट्स, थर्ड ऑर्डिनेंसेस एंड फोर्थ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। इसके बाद एक ये जो नए सिलेबस में इन्होंने ये नया क्वेश्चन डाला हुआ है, ये जो रूल है, रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल डी लेगलाइट। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर ये पूछते हैं तो इसको आपको ये डिफाइन करना है, और प्लस ये डाइसी की जो बुक थी इसके रूल ऑफ लॉ के ये 3 पॉइंट्स, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है, तो जहां जहां ऐसा हम आपको बताते जाए ना, क्यों लिखते चले जाना। क्यों मतलब क्वेश्चन इससे बन सकता है। फाइन, ओल्ड वालों में अगर ये टॉपिक नहीं है तो करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट आई एम नॉट टेकिंग गारंटी कि आपके में नहीं आएगा। हम एकदम साफ साफ शब्दों में क्लियर बता दे रहे, हम कोई गारंटी नहीं ले रहे कि न्यू वालों में ओल्ड का आएगा कि नहीं आएगा और ओल्ड में न्यू का आएगा कि नहीं आएगा। ज्यादातर बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो, आई हैव नॉट मेड द पेपर। हम कैसे गारंटी ले लें? मान लो हम आपसे कहते हैं हाँ ओल्ड क्यों, न्यू का कुछ भी नहीं आएगा, और मान लो आ गया, तो अब क्या कर लोगे? हमको गाली दोगे बस, और क्या? when I have not, you have to practically understand this thing। हमने थोड़ी पेपर बनाया, हम टेस्ट की गारंटी ले सकते हैं क्योंकि वो हमने बनाया है। अब हमें नहीं पता, अब इंस्टीट्यूट में जो उनका पैनल है, मान लीजिए उन्होंने ये दे दिया, ये जो रूल है इनका लेगलाइट वाला, ये उन्होंने ओल्ड में दे दिया, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर, ओल्ड वाले क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, रोते हुए चले आएंगे अगला अटेम्प्ट। So you cannot say anything, even I cannot take guarantee, ना ही इंस्टीट्यूट ने इस बारे में कुछ कहा है। ठीक है, बट गोइंग बाय द फैक्ट कि ठीक है उनके में कवर्ड नहीं है तो शायद उनके में कंटेंट कवर ना हो। अमेंडमेंट्स जितनी है वो ओल्ड में आएंगी, बट दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, दिस इज एन एडिशन ऑफ टॉपिक। आई होप ओल्ड वाले बच्चे ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ टॉपिक क्या है और अमेंडमेंट क्या है। ठीक है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नया वाला है उसमें अमेंडमेंट्स है, तो वो अमेंडमेंट आपके पे एप्लीकेबल है। ये मत करना कि नहीं हमारे में ओल्ड एक्ट दिया तो ओल्ड ही पढ़े। कोई 1956 कंपनीज एक्ट की किताब पकड़े बैठा है, समझ में आया हमने क्या बोला? और वो कह रहे 2013 कैसे दे दिया, तो वो आप अपडेटेड नहीं हो। ओके, बट इफ एनी न्यू टॉपिक हैज बीन एडेड, उसके आने के चांसेस कम है ओल्ड में। आई होप आई एम वेरी क्लियर। इन एनी सिनेरियो हमसे कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? वहां जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा हमको गुस्सा नहीं करोगे, उठ पटाख नहीं बोलोगे, ठीक? आप कहने देखते हैं, देखा जाएगा। चलो उसके बाद देखिए है रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया कैन बी ट्रेस टू ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। कह रहे हमारे देश में अगर रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाए तो 3 चीजें हैं जिससे हमारे सारे रूल, सारे लॉ निकलते हैं। पहला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, दूसरा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल राइट्स, एंड लास्ट इज पार्ट 4 दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। प्रियम्बल क्या था पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या है? क्या हाँ, अभी देखो 15 अगस्त आ रही है, ठीक है? तो प्रियम्बल पढ़ के रखिएगा, ठीक है? चलो वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर। जुडिशियल एस्पेक्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे। ओके
एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट एनी डे, कभी भी हो सकता है, ये उम्मीद ना करिएगा कि हम अलग से आपको बताएंगे। ठीक है, फाइन, चलिए।